हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 8 चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन यानी मानव पर्यावरण का अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन जो होता है और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हमें 2 बेसिन के बारे में जानना है। पहला है अमेजन बेसिन, जो लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन के जीवन क्या है, और फिर दूसरा है लाइफ इन द गंगा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह का जीवन है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानते हैं कि लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में लोगों का जीवन किस तरह से है उसके बारे में पहले जानेंगे हम लोग। तो अमेजन बेसिन ये है, ये कहाँ है? सबसे पहले अमेजन बेसिन तो ये साउथ अमेरिका में है ये अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन कौन सा एरिया है? जो अमेजन जो नदी हुआ, जिसके किनारे जितना भी है एरिया को जो कवर करता है, ये सब जितना ये सब एरिया का जो कवर कर रहा है अमेजन बेसिन का किनारा, उसी को हम अमेजन बेसिन कहते हैं। जो अमेजन नदी का जितना भी किनारा एरिया को कवर करता है उस एरिया को हम अमेजन बेसिन कहते हैं। ठीक है। और ट्रॉपिकल रीजन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कहाँ है? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र हुआ। देखिए ये मकर रेखा हुआ और ये कर्क रेखा इधर होगा, दोनों के बीच के क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और इक्वेटर जो भूमध्य रेखा हुआ है कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच के भाग को इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर अमेजन रिवर बहती है। देखिएगा ये अमेजन रिवर यही 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से होकर बहती है। अमेजन बेसिन में एक यूनिक चीज़ इसमें क्या है कि वहाँ जो भी नदी बहती है वह अलग अलग एरिया की अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। जैसे अलग एरिया के है, इधर से नदी आया है जितना भी, सब अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। वहाँ की यूनिक चीज़ है। और अमेजन रिवर में बहुत से इसके हैं सहायक नदियाँ हुए हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर जिसको कहते हैं, सहायक नदियाँ मिलकर ही अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और ये बहुत सारे एरिया से होकर बहती है, ये गुजरती है अमेजन बेसिन। जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एरिया है तो देखिए ये ब्राज़ील से होकर जाती है, फिर पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया से होकर, वेनेजुएला से होकर, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब से होकर, ये सब कुछ हिस्से से होकर अमेजन रिवर बहती है। और ये क्या है? यह पूरे इक्वेटर के एरिया को कवर करती है। पहले ही बताएं, इक्वेटर के एरिया को ये कवर करती है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ भूमध्य रेखा का। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग जानेंगे,
सहायक नदी के बारे में कि ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदी है क्या, तो ये क्या है, जो स्मॉल रिवर है, जो छोटे छोटे नदियां हैं जो मेन रिवर में आकर मिलती है, तो उस मेन रिवर को ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी कहते हैं। जो छोटी नदियां बड़ी नदियां में आकर मिल जाए मुख्य नदी में, तो उस नदी को हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। और मेन रिवर जो होता है, जो अपनी सहायक नदियां के साथ जिस एरिया में पानी को बहा कर ले जाती है, उसे रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है। जल संग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है, कैचमेंट एरिया या जल संग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। और अमेजन बेसिन है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। सबसे बड़ा विश्व का बेसिन कौन है, तो अमेजन बेसिन। ठीक है। फिर आगे हम लोग जानेंगे क्लाइमेट के बारे में, जलवायु। तो अमेजन बेसिन का जलवायु कैसा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अमेजन बेसिन इक्वेटर जो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, तो भूमध्य रेखा के पास ऐसे भी जानते हैं कि उस जगह पर गर्मी अधिक होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सालों भर हॉट एंड वेट क्लाइमेट यानी गर्म और नम जलवायु रहती है यहाँ। और यहाँ का मौसम डे एंड नाइट में लगभग समान ही रहता है। और यहाँ पर शरीर में हर समय देखिएगा चिपचिपाहट टाइप का रहता है, अमेजन बेसिन के लोगों में महसूस होता है। और इस एरिया के में एवरीडे वर्षा होती है प्रत्येक दिन। और यहाँ पर दिन में तापमान और नमी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन रात में कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन नमी जो होता है ह्यूमिडिटी वैसा ही रहता है। नमी के कारण ही चिपचिपाहट महसूस होता है, गर्मी और नमी टाइप के हैं। ठीक है। तो जलवायु के बारे में जान गए हम लोग, अमेजन बेसिन की जलवायु किस तरह के हैं। फिर रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन है, अमेजन का वर्षा वन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अमेजन बेसिन एरिया के में हैवी रेनफॉल्स के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। माने यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ के जो प्लेस हैं, जो स्थान है, भूमि है, वहाँ पर बहुत घना जंगल उग जाते हैं। और ये फॉरेस्ट इतना घने होते हैं कि इसके लीव जो पत्ते होते हैं, जो शाखाएं हुए ब्रांच पेड़ के, से लगता है कि छत की तरह हो गया, एक रूफ की तरह बन जाता है, एक छत की तरह है बन जाता है, देखने में लगता है। जिसके कारण क्या होता है, जो सनलाइट, जो सूरज का जो प्रकाश है, जो ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिससे यहाँ की ग्राउंड क्या हुआ, जो पृथ्वी हुआ, जो डार्क एंड डैम्प यानी अंधेरा है, प्रकाश रहित है और नमी बना हुआ है। और यहाँ पर केवल कौन सा पौधा वनस्पति उगेगा, जो छाया में बढ़ने के लिए अनुकूल हो, यानी कि बिना धूप के प्रकाश का ही वो वनस्पति उग जाए, वैसा ही ना उगेगा यहाँ पर जब धूप के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो। और यहाँ पर क्या है, एक आर्किड और ब्रोमिलायड, आर्किड और ब्रोमिलायड एक परजीवी पौधा है, पैरासिटिक प्लांट्स पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट, अमेजन के रेन फॉरेस्ट में, अमेजन के वर्षा वन में। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और विषैला जानवर मिलते हैं, जैसे सांप बहुत विषैला हो गया, और बहुत तरह से जैसे एनाकोंडा, ये सब यहीं होता है। यहाँ पर मगर हो गया, सांप हो गया, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, और बोया कुछ होता है, वो भी मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्या है कि मांस खाने वाला पिरामिया
मत्स्य मानी पिरामिया कोई मछली है, फिश है जो मांस खाने वाला है, के अलावा यहाँ मछलियाँ की भी बहुत से डिफरेंट प्रजाति मिलते हैं। अमेजन बेसिन में टुक्कन, देखिएगा ये टुक्कन है, लंबा चोंच वाला पक्षी है। टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, वाले भी पक्षी यहाँ पर रहते हैं। और भोजन के लिए इनकी जो बड़ी चोंच हुआ, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बड़ी चोंच वाले पक्षी भी मिलते हैं जो कि इंडियन जो वर्ड है, जो भारतीय जो पक्षी है उससे बहुत ही भिन्न है। देखते हैं इसका चोंच बहुत लंबा है आगे की ओर, काफ़ी डिफरेंट होता है। और यहाँ पर कुछ बंदर भी पाए जाते हैं, स्लॉथ और चींटी खाने वाले एगो टैपीर ये है जो चींटी को खाता है, एंट्स को। ठीक है, एक और चीज़ इसमें जानेंगे हम लोग, ब्रोमीलाइड क्या है? यह एक स्पेशल प्लांट्स है जो अपनी लीफ जो पत्ती है जिसमें वाटर को स्टोर करके रखता है, अपना पानी को जमा करके रखता है। और इस वाटर पैकेट का यूज कौन करता है? जो मेढक लोग होते हैं, फ्रॉक्स, जो अंडा देने के लिए इसका यूज करते हैं, जो पानी जो स्टोर करके रखता है, ये ब्रोमीलाइड प्लांट्स के जो पत्ती हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि पीपुल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वन के निवासी किस तरह के हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। द रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वन के लोग जो इस फॉरेस्ट के कुछ जो पेड़ होते हैं उसको, ट्री को काट कर उस एरिया को क्लीन करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं उन लोग, अपना भोजन को उत्पादित करने के लिए, कोई भोजन खाने के लिए, कोई फसल को ग्रो करते हैं, फसल को उगाते हैं। और यहाँ के जो मेन हुए जो पुरुष, वो शिकार करते हैं और नदी से उन लोग मछली पकड़ते हैं। उनका मुख्य मन काम हुआ, जो वहाँ के जो पुरुष लोग होंगे, जो शिकार करना और नदी से मछली पकड़ना था अपने भोजन के लिए। और यहाँ की महिलाएं थी जो फसल उगाया करते थी, जिसमें से क्या होता था, उसको फसल को ध्यान दिया जाता था या फिर उसको सेवा करना कहिए, अपना फसल को देख रेख करती थी वहाँ की महिलाएं लोग। और वो कौन कौन से मुख्य फसल थे? मुख्य फसल में आता है वहाँ के टेपियोका, फिर पाइन एप्पल जो अनानास हम लोग तरफ रहता है, फिर शकरकंद जो स्वीट पोटैटो होता है, ये सब वहाँ के मेन फसल उगाते थे। क्यों उगाते थे? क्योंकि जब मछली या फिर कोई शिकार नहीं मिला तो इन्हीं साग सब्जियों से लोग अपने परिवार के, वहाँ के लोग अपने परिवार का भोजन चलाते थे या भरण पोषण करते थे, खाते थे उसी से। ठीक है, और वे लोग, एक और चीज़ इसमें है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि कर्तन एवं दहन, यानी कि जंगल को काटना, स्लैश करना और फिर उसको जलाकर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए भूमि को बनाना, वही हुआ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कर्तन एवं दहन कृषि सिस्टम पद्धति से का यूज करते थे इन लोग खेती करने के लिए। तो ये क्या है? कर्तन दहन पद्धति में क्या होता था कि पहले वहाँ के जो फार्मर लोग थे वो वृक्षों या झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते थे और उसको फिर जला देते थे। वहीं पर जलाने से क्या हुआ कि उनका कुछ पोषक तत्व भी मिट्टी को मिल जाता था, जिससे क्या हुआ, भूमि कुछ उपजाऊ हो जाती थी और फसल पैदा करने के लायक हो जाती थी और फसल भी पैदा हो जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बार बार एक ही जगह पर फसल को उगाने से वहाँ की उर्वरता भूमि के कम हो जाती थी, जिससे क्या होता था
कि उस एरिया को कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता था और कहीं और दूसरे जगह पर उसी तरह वृक्ष झाड़ियाँ को काट कर जलाकर फिर उसमें खेती किया जाता था। फिर जो शुरू में छोड़ा गया था कुछ दिन के बाद वहाँ पर फिर से वो पौधे उग जाते थे और फिर से वो उपजाऊ ज़मीन हो जाता था और फिर उसको काट कर और जलाकर उस पर खेती करते थे। इस तरह से इस प्रक्रिया को ही सिस्टम को हम कर्तन एवं दहन कृषि सिस्टम कहते हैं, पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उन लोग खेती करते थे कर्तन और दहन पद्धति के द्वारा। ठीक है, और इनका मुख्य आहार के रूप में कौन था, खाना के रूप में तो मेनियोक कोई चीज़ होगा, मेनियोक है जिसे वहाँ कसावा भी कहा जाता था। और यह कैसा रहता था कसावा, जो आलू की तरह ही ज़मीन के अंदर पैदा होता था कसावा। और यहाँ के लोग थे जो चिट्टी की जो रानी होती है, क्वीन ऑफ एंट, उसको और उसके अंडकोश को भी इन लोग एक को खा जाते थे। अब यहाँ पर कैश क्रॉप जो नकदी फसल के रूप में कौन कौन से फसल हैं, कॉफ़ी को उगाया जाता था, मक्का को और कोको को उगाते थे। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन में क्या मिलता था, वहाँ पर घर के लिए लकड़ी भी मिल जाएगा, जंगल है तो। और यहाँ के कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार के वाले छप्पर के घरों में रहते थे। लेकिन कुछ लोग क्या था, कुछ लोग का है एक मलोका कहता है, मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट, मलोका अपार्टमेंट जैसा घर में उन लोग रहते थे। कुछ लोग तो मधुमक्खी के छत्ता के आकार के घर छप्पर बनाकर उसमें रहते थे, और कुछ लोग मलोका में रहते थे जिसको लगता था कि अपार्टमेंट की तरह है। ठीक है, और उसका जो रूफ होता था बहुत ही तीव्र ढाल होता था उसका छत की ढलाई। और अमेजन बेसिन में पहले क्या था कि जो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर जाने के लिए एकमात्र साधन के रूप में क्या था, पहले बताएं कि नदी से कनेक्टेड था। जितना एरिया है नदी का वो अमेजन बेसिन है कवर किया है जितना, तो एकमात्र साधन था अंदर घुसने का जंगल में तो नदी के द्वारा ही, नदी मार्ग के द्वारा है। लेकिन 1970 में एक ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया, ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से क्या हुआ कि वहाँ की जो रेन फॉरेस्ट थे अमेजन के, वहाँ पहुँचना हर एक जगह धीरे धीरे संभव हो गया जब हाईवे बन गया तो। और क्या हुआ, कहीं कहीं पर अगर नहीं पहुँचा जा सकता है तो वहाँ पर एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के यूज करके पहुँच सकते थे। जिससे क्या हुआ कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदलता गया। और वहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो विकास की गतिविधियाँ हैं, जो अधिक होने के कारण वहाँ के जो जैविक विविधता वाले जो रेन फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, नष्ट होने लगे। और एक ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बहुत ही बड़ा हिस्सा धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अमेजन बेसिन के लाइफ के बारे में जाने कि अमेजन बेसिन में कैसा जीवन है। आगे हम लोग जानेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लाइफ के बारे में। ओके।